बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत सारे काम आपने किए होंगे मेरी तरह, क्योंकि वीकेंड पे मैंने बहुत काम किया है। ये बात मैंने खुद रियलाइज़ की और मैं खुद ही बता रही हूँ, क्योंकि वीकेंड पे काम करना भी एक बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आप सोच के बैठे होते हैं कि आपने फुर्सत से बैठना है, रेस्ट करना है, लेकिन चूँकि आपकी मसरूफियात उसके मुताबिक सेट हो जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं जी, उम्मीद करते हैं आपने काम नहीं किया होगा, रेस्ट भी किया होगा, अपनी फैमिली के साथ कुछ आउटिंग्स भी की होंगी। क्योंकि आपको पता है लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली, चूँकि मैं लाहौर में हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कुछ बहुत अच्छी फैमिली इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और जिलानी पार्क में भी कुछ हो रहा था, उसके अलावा भी कोई हमने देखा है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ चल रही थी। सो आई होप कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ गए होंगे। अच्छा जी, उसके साथ साथ कुछ अच्छी खबर नहीं है। सुबह सुबह मैं आपको कोई अच्छी खबर नहीं दे सकती, मैं इसके लिए बहुत माजरत खा हूँ, क्योंकि रमज़ान आपको पता है आने वाला है कुछ ही दिनों में। और रमज़ान से पहले हम हमेशा बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर रमज़ान को लेके इतनी डिस्काउंट स्कीम्स चलाई जाती हैं। 70% तक ऑफ मिलता है बहुत सारी चीज़ों पे, इवन ग्रॉसरी या मेजर आइटम्स के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क तो नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ रमज़ान से पहले चीज़ें महंगी होती हैं जी। चीनी महंगी हो गई है। आपको पता है कि चीनी की कीमत जो है 160 रुपये किलो हो गई है, और शुगर मिल्स का 140 रुपीज़ किलो बेचने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और दूसरी जानिब गंदम को लेकर जो कीमत नामुकर्रर होने पर किसानों ने भी एहतजाज के हवाले से कुछ कह दिया है। तो ये क्या हो रहा है आइंदा आने वाले दिनों में, चूँकि अब रमज़ान का महीना होगा तो लोगों की ज़रूरियात भी होती हैं, लोग स्पेंडिंग भी करते हैं। ज़ाहिर रमज़ान में ग्रॉसरी सेटअप भी आपका बड़ा डिफरेंट होता है आम रूटीन की निस्बत, तो उसमें ये महंगाई होना कोई अच्छी बात नहीं है। तीसरी जानिब अब हम बात कर लेंगे कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो की, क्योंकि अगरचे हम शहबाज शरीफ हुकूमत साहब के हवाले से बात करते हैं कि PTI की एहतजाजी सियासत के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया का महाज फतह करते हुए उनको 1 साल पूरा कर चुकी है जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। मगर अब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की सूरत में एक नया चैलेंज कहा जाए कि दरपेश है तो गलत नहीं होगा। अपोजिशन जमातें हुकूमत से मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं, और अब बानी PTI ने एक बार फिर रमज़ान के बाद सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि वो अपोजिशन जमातों को भी मुतहरिक करें। लेकिन मौलाना फजल रहमान इस इत्तेहाद और इत्तेजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। दूसरी जानिब जी तहरीक इंसाफ भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, ये तो हम जब जानते हैं। लेकिन कुछ 1-2 दिन पहले हमने देखा फवाद चौधरी और शोएब शाहीन साहब के दरमियान जो लड़ाई हुई, और फिर मीडिया पे बड़ी वो बहस होती रही, फिर उसके बाद कोई सुलह भी हो गई। जबकि हुकूमत जो इस हवाले से ज़ाहिर है हर एक पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, कुछ एक्सपोज हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। दो के मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इख्तलाफात रहे हैं, और हमने तलाल चौधरी और एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी देखा था कि बड़ा वोकल रहे वो एक दूसरे के बारे में। लेकिन अभी तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात को लेके क्या हुकूमत खुश है या नहीं, मगर इसके साथ हुकूमत को IMF की जानिब से कहा जाए माइक्रो लेवल पे जो छानबीन है उसका भी सामना है। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप के आने से जो आलमी मंजरनामा है वो भी काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है। ट्रंप की मोदी के साथ जो मुश्तरका कॉन्फ्रेंस है उसमें पाकिस्तान मुखालिफ बयान खासा ख़तरनाक भी है। डोनाल्ड लू की जगह भारतीय निजात पॉल कपूर की तैनाती भी तशवीशनाक है। ये जो चैलेंजेस है इससे कैसे हुकूमत निपटेगी, क्योंकि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं और फिर IMF का मुआहदा अपनी जगह मौजूद है, और जिस तरह से IMF की इंटरफेरेंस रही है इस सारे मामले के अंदर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना हो, पाकिस्तान के अदलिया के मामलात के ऊपर नज़र रखना हो, मईशत पे तो ऑलरेडी वो चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं, ये कितना चैलेंजिंग भी है। और ये क्या ये खुशाइन चीज़ तो नहीं हम कह सकते, ख़तरनाक चीज़ तो है। इस पर हम ज़रा तज्ज़िया ले लेंगे। PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच मीर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं ज़रा ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के हवाले से आपसे सवाल करूंगी, चूँकि हमने देखा है कि इस वक्त हमें लगता है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनका इकट्ठा होकर हुकूमत को चैलेंजेस से दोचार करना, क्या आपको आप समझते हैं कि ये चीज़ें इस सिमत में जाएंगी जिस तरह तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है? देखें, ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ग्रैंड अलायंस,
हमने ARD देखी, MRD देखी, रेस्टोरेशन डेमोक्रेसी, हर चीज ये देखी है। ये उस वक्त बनती हैं जब पार्टीज में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और वो कहते हैं कि काम ठीक नहीं हो रहा। काम कब ठीक हुआ है? आपने भी एग्रीकल्चर की बात की। 85% एग्रीकल्चर पाकिस्तान को हम कहते हैं बोस्ट करते हैं दुनिया को, और आज किसानों की तरफ से आपके पास कंप्लेंट्स हैं। ये क्यों है कंप्लेंट्स? हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं और वहाँ एक किसानों की कंप्लेंट्स होती हैं, क्यों है? इसकी कहीं ना कहीं तो फॉल्ट लाइन बैठी हुई है ना। सो वी आर एट फॉल्ट समवेयर। और दूसरी बात आती है सियासी ये जमातों की कि भाई ये ग्रैंड अलायंस बना लेंगे। भाई ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, मैं कहता हूँ आप बनाएं, लेकिन मुझे एक टोटका बता दें कि आप ग्रैंड अलायंस बना के क्या आपके पास ऐसी कोई चीज है कि आप इकोनॉमी की एक यू टर्न कर देंगे, आप मईशी हालात बेहतर कर देंगे, आप एम्प्लॉयमेंट ले आएंगे, आप लोगों को साफ पानी आपको मिल ये जाएगा। तो प्रायोरिटी भी नहीं है उनकी। ये सब चीजें तो आपकी और शायद मेरी सोच में, मुझे तो लगता है ये तो प्रायोरिटी का हिस्सा है ही नहीं है, उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा ही नहीं है। देखें, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये गवर्नमेंट कमाल कर रही है। ये गवर्नमेंट बिल्कुल स्टिल्ट्स पे है, वो कहते हैं ना जी स्टिल्ट्स, ये स्टिल्ट्स पे है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक स्लो प्रोग्रेस है, इतनी तेज प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन ये प्रोग्रेस क्यों इतनी स्लो है? बिकॉज यही दो पार्टीज जो बैठी हैं, इन दोनों ने आपस में इतनी इन द पास्ट मुखालफत एक दूसरे की है कि आज ये दोनों भुगत रहे हैं। और बिकॉज ये भुगत रहे हैं, दूसरी पार्टियां कहती हैं देखो इन्होंने क्या किया। भाई ये आज की हिस्ट्री नहीं है, पुरानी हिस्ट्री है। तो हमने कहीं ना कहीं तो पुरानी हिस्ट्री को इरेज करके आगे चलना है। तो द वे टू मूव फॉरवर्ड इज, या तो आप पुरानी अपनी जो हिस्ट्री है इसको इरेज करें और आगे चलें, या पुरानी हिस्ट्री भी लेके चलें और कहें नहीं इनको निकाल दो, हम आके ठीक करेंगे। तो फिर देन यू आर रिपीटिंग योर ओल्ड मिस्टेक्स। तो इसके अंदर हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। ये पार्टीज वही हैं, ये तहरीक इंसाफ कहाँ की है? ये वहीं की बनी हुई है। इसके अंदर वही लोग पुराने आए हुए, कोई इस पार्टी का, कोई इस पार्टी का, और मुस्लिम लीग के अंदर भी कोई इधर से आ जाता है, कोई उधर से, पीपल्स पार्टी में भी इस तरह हो जाता है। सो ये सारे मुफाद परस्त हैं, ये पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। ये सिर्फ सोचते हैं कि इनको कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट या एक जॉब अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाए और ये वहां काम करें। हमें चाहिए कि लोग वो आए जो कि एक्चुअली मुल्क का काम करें, अपने सिस्टम्स को ठीक करें, पुलिस को ठीक करें इन द फर्स्ट इंस्टेंस। वो लोग कहाँ हैं? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों सामने नहीं आ पाते हैं? और आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं, बस पार्टीज बदल रही हैं, नाम बदल रहे हैं, बाकी तो सब कुछ एज इट इज चल रहा है। और जो एक पार्टी एक दूसरे पे तनकीद कर रही है, या तो फिर वो तनकीद छोड़कर साथ मिलके काम कर रहे हैं, साथ काम करना भी चाहते हैं, फिर एक दूसरे पे तनकीद भी करना चाहते हैं। चाहते क्या है? और मेरा एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त ना करें। देखो, जो भी एक गवर्नमेंट होती है उस पर तनकीद होती है, कोई मर्जी आप ले लो, अच्छी गवर्नमेंट हो, खराब हो, जो मर्जी गवर्नमेंट हो, उसको तनकीद लेनी पड़ेगी, क्योंकि यही ऑपोजिशन का काम है, तनकीद करना। उसकी ओपिनियन है, इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ ये है कि जब आप अपने आप पे तनकीद बर्दाश्त न करें और आप रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दें, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बड़े डेंजरस हो जाते हैं। और वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, वो कहते हैं ना, फिर वो कहानी है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आप उस रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? भाई ये जो शोर कर रहे हैं, इनके क्या शोर से गवर्नमेंट चली जाएगी? गवर्नमेंट को तो कभी डिफेंसिव तो होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तकड़े हो यार, खड़े हो जाओ। ये क्या इनसे डरना ऑपोजिशन से? आप अगर इतने वीक हो तो फिर ये इनकी जो डिमांड है, इलेक्शन करवा लो, आप, खत्म होगी बात। तो हमने पता है किसको वो कहते हैं ना हुक्स पे लगाया हुआ है? अवाम को। हमने अवाम को एक टेंडर हुक्स पे रखा हुआ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर एट रिस्क। हमने इनका रिस्क को मिनिमाइज करना है, और वो एक ही तरीके से हम कर सकते हैं। और मिला कि जब हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। आपको मुझे क्या चाहिए? सस्ती चीजें चाहिए। आपको मुझे क्या चाहिए? मार्केट की एक, अभी आपने शुरू में एक बात कही रमजान की,
ये वाहिद मुल्क है जहां रमजान के अंदर कीमतें बढ़ जाती हैं। एग्जैक्टली। वेयर इज योर कंज्यूमर कंट्रोल? आपके कंज्यूमर मार्केट कंज्यूमर किधर है? आपकी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही कोई नहीं है यहाँ। आप 20, 30, 40 हजार रुपए की एक चीज ले जाएं किसी सुपर स्टोर से और उसके बाद उसको वापस करने की कोशिश करें, आपके तो 25-30 हजार रुपए चला गया। नहीं जी, वो तो वहीं से आया, आप खराब है, आपकी प्रोटेक्शन कोई नहीं है। तो जब आप इस तरीके से एक मुल्क को चलाएंगे और आप देखेंगे कि आप एक्सपेक्ट रिजल्ट करेंगे, लोग तो तंग आ जाएंगे आपसे, बिल्कुल तंग आएंगे आपसे। सो मैं समझता हूँ हमने अपने गवर्नेंस को जरा तकड़ा करना है, और जब तक आप तकड़ा नहीं करेंगे, आप नहीं, मुझे एक चीज लाहौर में एटलीस्ट बड़ी पसंद आई है, ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर है मरियम, बड़ा अच्छा किया। ये जो रेडियो को आपने साइडों पे कर दिया है, इन्होंने फुटपाथ पे तो कर दिया है, बट फुटपाथ इज नॉट द आंसर। इनको एक और जगह दें। फुटपाथ इज फॉर द पीपल, इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स, जिनके अंदर उन्होंने चलना है। रोडों पे हमने लोगों को नहीं चलाना, तो आप इनको ऐसी जगह दें। चलो यूनिफॉर्मिटी आई है, लेकिन ये ग्रेजुअल आ रही है, एंड आई थिंक शी नीड्स गुड एडवाइजर्स अराउंड हर, एंड आई थिंक शी इज अ डूअर, शी कैन डू इट। फ्रेश ब्लड है, कई लड़के, कई लोग और भी हैं मुस्लिम, ये इसमें पीपल्स पार्टी में भी हैं, इसमें भी है, नून में भी हैं, और पीटीआई के अंदर भी है। अब एक नई खेप आ रही है जो कि मैं समझता हूँ अल्लाह करे ये ज्यादा बेहतरी करें बनस्पति द ओल्ड स्टॉलवर्ड्स। सो ये एक आपके पास एक बड़ी साइलेंट एक रेवोल्यूशन आ रही है, अल्लाह करे इसमें हो। बिकॉज देखो, हम सब उम्मीद से हैं, हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी पे जाएगा, और इंशाल्लाह जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें वो कहते हैं ना, वी हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। दैट्स द वे फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। अगर नहीं करोगे, अच्छा, अगर नहीं करोगे, पीपल विल टेक एडवांटेज। और अच्छा, ये आपने बड़ी बात इंपॉर्टेंट की है कि हमारे यहाँ अपनी जो प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको एब्जॉर्ब करना, ये भी बड़ा ज़रूरत है हुकूमतों की, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म होती है ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीर साहब यहाँ पे ऑपोजिशन की भी जो प्रायोरिटीज़ हैं या क्रिटिसिज्म का जो क्राइटेरिया है, इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह की क्रिटिसिज्म की जाती है, पॉलिसीज़ पे नहीं की जाती, शख्सियात के ऊपर की जाती है, पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, दैट्स समथिंग जो हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर अब बहुत ज़्यादा जो कह लें शामिल हो चुका है, और हम ये ऑब्जर्व भी करें। डू यू थिंक कि जो प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म है, पॉलिसीज़ हों, इक़दामात हों, उन पर तनकीद किया जाए, ना कि पर्सनालिटीज़ और उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर? अच्छा, उसमें इसके दो आंसर्स हैं। जब हम पर्सनालिटीज के नाम लेते हैं तो हमने अपने सिस्टम्स को इतना कॉरुगेट कर दिया है, खराब कर दिया है कि अगर आपने किसी को चेयरमैन लगा दिया, यार इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, ये तो सिफारशी है। एमडी किसी को लगाया, यार ये सिफारशी है। हमें लोग जो मर्जी आए उनको मेरिट पे लगाएं। जब तक आप मेरिट नहीं आगे देखेंगे और आप अपने ही वो क्या कहते हैं ना, आप ही के पार्टी के लगेंगे, यार अगर दूसरी पार्टी का कोई अच्छा आदमी है तो वो अगर आके काम कर जाए अवाम के लिए, व्हाई नॉट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि मैंने अपनी पार्टी को देखना है और बाकी पार्टी दुश्मन है। और जो दूसरी पार्टी होती है, जो आपने अब सवाल किया है, दूसरी पार्टी का मकसद ये नहीं है कि तनकीद करना बराए तामीर, उसका मकसद है कि जो गवर्नमेंट आई है इसको उड़ा के रख देना। ये हमारा मोटिव ऑपरेंडी है। उसने ये नहीं देखना कि गवर्नमेंट को ऐसी तनकीद करो जिसमें वो बेहतरी लाए, और कल अगर आप भी अगर पावर में आते हो तो आपको भी एक अच्छा सॉलिड प्लेटफॉर्म मिले। तो जब आप इस तरीके से चलोगे तो आपका एक पॉलिटिकल सिस्टम भी तकड़ा होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तकड़ा होगा, और अगर आप आते हो कल पावर में, आप इसको चला सकोगे। आप एक गवर्नमेंट को गिरा दोगे और आपके पास सोल्यूशन नहीं है, याद रखना आप खुद 2 महीने भी नहीं चल सकोगे। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। ये लोग ये सारे बनते हैं ना आइंस्टाइन्स, ये आइंस्टाइन्स नहीं है। ये बिल्कुल, अगर आइंस्टाइन्स होते तो आज हम न्यूक्लियर पावर भी बन गए। हम कहाँ के कहाँ बैठे हैं यार। आज भी हम रो रहे हैं, गरीब गरीब गरीब। भाई क्यों है गरीब? कभी हमने स्किल्ड लेबर बनाने की कोशिश की है? हमने पॉलिटेक्निक्स को बनाया? हमने एजुकेशन को सस्ता किया? नहीं किया। हम एजुकेशन महंगी से महंगी हो रही है, और फिर जब बच्चा बाहर निकलता है या बच्ची बाहर निकलती है उसको जॉब नहीं मिलते।
तो मुझे बताओ हम किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं भाई? हमें लॉन्ग टर्म प्लान, हाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। क्योंकि मेरे से मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे लाजमी करना चाहूँगी और इस पर आपका कमेंट चाहूँगी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में एक बयान जो सामने आया है, इस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूँगी। और जिस तरह से IMF हमारे जो माइक्रो लेवल के मामलात हैं उसके अंदर IMF की नज़र होना या उस हवाले से छानबीन करना, इसको आप क्या समझते हैं? नंबर 1, ये जो IMF के जो डेलीगेशन आया है, I do not agree, I say I do not agree, do not agree and do not agree कि वो हमारे चीफ जस्टिस को जाके मिले। उसका क्या काम है चीफ जस्टिस को मिलना? मुझे बताओ। What business have the IMF got to go and see the Chief Justice of Pakistan? No business at all. उनका कोई काम नहीं है apart from the finance minister and of course हमारी जो फाइनेंशियल्स को हेड करते हैं पाकिस्तान में, that is their job. They are not there to investigate you. By who are you? हम एक sovereign nation है, आप अपना काम करो, पैसा आपने जो conditions हम पे लगानी है, जो आपने restrictions या आपने facilitation देना है, वो हमारी finance ministry देगी। आप नीचे जाके देख रहे हो कि आप investigating officer हो या खुदा के लिए? Are you distrusting us? हम आपके लोन वापस करते हैं, आप हमें लूट के खा गए हैं और फिर आप आके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। Please leave our internal affairs alone. Get on with it. IMF पूरी दुनिया, we are also contributors to IMF by the way. जब हमें पैसा चाहिए होता है हम भी लेते हैं, बाकी मुल्क भी लेते हैं। But please do not come and interfere in our domestic affairs. एक दूसरी चीज है, ये ट्रम्प के जो बयानात होते हैं, I wouldn't take them seriously. वो डिप्लोमेटिक बयानात है उसके, वो इंडिया जाएगा, इंडिया की दो चार बातें कर देगा, पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान की दो चार बातें करेगा। So I will not, ये पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं है कि इसको तुम इस तरह बात कर दो। वो उधर जाएगा, वो उसको अपीस करेगा, हमारे पास आएगा, हमें अपीस करेगा। ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक पॉलिसी है। लेकिन ट्रम्प की जो है ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रम्प ऑलवेज स्टैंड्स to make tramps of others. ये हर एक को ट्रैम्प करने की कोशिश करता है और ये ट्रम्प है। ये ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। पानी के हवाले से बात करेंगे। ये वो इशू है जिस पे जितनी बात की जाए कम है। पाकिस्तान में जी पानी की जो सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ संगीन कह लें या अलार्मिंग तो हो रही है। बारिशों की कमी के बाद जी खुश्क साली जो है उसका शिकार हो चुका है। पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। रावलपिंडी में जी ज़ेरे ज़मीन जो पानी का लेवल है 700 फुट नीचे जा चुका है, जिसके बाद एमरजेंसी नाफिज की गई है। दूसरी जानिब अगर थरपारकर के हवाले से बात की जाए तो उसके शहरों में 2 माह से पीने के पानी की जो फराहमी है वो मुअत्तल है, जबकि किसान नहरी पानी ना मिलने की वजह से जो सीवरेज का पानी है वो इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है जिस पे आज हमने बात करनी है। अगर फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो सूरत हाल इससे ख़राब हो सकती है। क्या पाकिस्तान एक बड़े पानी के बहरान की तरफ बढ़ रहा है? आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे पास इसके लिए कोई हल या कोई प्लानिंग मौजूद है या हमारे सोच का भी ये हिस्सा है कि हम जिस पानी के बहरान से अभी दो चार हैं ये आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में मज़ीद वर्स होगा। हमारे साथ डॉक्टर हसन अब्बास मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो मैंने थोड़ी सी सूरत हाल आपके सामने रखी है और आप तो मुझसे बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं, जो करंट सिनेरियो है, क्या ये जो पानी का मसला है ये हमारी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, थॉट का भी हिस्सा है या नहीं है? जी ये जो आपने बात की है शुरू में कि क्या हमारे पास इस मसले का कोई हल है और उसके ऊपर कोई प्लानिंग हो रही है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि जी मसले का हल तो मौजूद है, लेकिन जहाँ तक प्लानिंग हो रही है उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा जो है वो श्योर नहीं हूँ कि वो क्या प्लानिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि हल तो मौजूद है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हमें एक पिक्चर हमारे सामने रखिएगा कि पानी की जो इस वक्त सूरत हाल है ओवरऑल मुल्क के अंदर वो क्या है और इस पे क्या सॉल्यूशंस या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जा सकती हैं इमीडिएट लेवल के ऊपर। देखिए, बात
प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि जब भी कोई मसला होता है ना, कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम सामने आता है, तो हम कहते हैं जी इमीडिएट सोल्यूशन बताया जाए, और बस जैसे ही वो इमीडिएट सोल्यूशन जो है उसके ऊपर हम कोई, मैं लिटरली कहूँगा कि टामक टोइयाँ सी मारते हैं, और उसके बाद में जब बारिशें हो जाती हैं, पानी कुदरत की तरफ से और आ जाता है, तो फिर हम सो जाते हैं। अभी देखिए पिछले 2-4 माह से बारिश नहीं हुई है, तो एकदम ये चीज़ जो है ये सामने आ गई है कि जी पानी का लेवल नीचे जा रहा है, खुश्क साली हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ये चीज़ ख़त्म होगी, अगर मार्च अप्रैल में बारिशें हो जाती हैं और फिर बारिशें होती रहती हैं, तो उसके बाद में कोई इसके ऊपर जो है ना वो बात नहीं की जाएगी, और हमेशा यही होगा कि जनाब कोई फौरी सोल्यूशन बताएं, कोई ऐसी गिदड़ सिंगी लेके आएँ जिससे एकदम कोई मैजिकली जो है ना चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं। इस तरह से नहीं होता। असल में अगर आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद में पानी की बात की कि यहाँ पे पानी का लेवल जो है वो 700 फुट पे चला गया वगैरह वगैरह, लेकिन अगर देखा जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान के शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ पे जो एवरेज बारिश होती है वो तकरीबन कोई 1200 से 1400 मिलीमीटर होती है एक साल की। दुनिया में जिन इलाकों में 700 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे पानी जो है उसका मसला नहीं कंसिडर किया जाता, यहाँ पे उससे डबल है, और यहाँ पे मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है। अगर आप देखें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के तनाजुर में मैं बात करूँगा, यहाँ पे जो 70% आपका जो पोर्टेबल वाटर है जो घरों में सप्लाई होता है वो ग्राउंड वाटर से आता है, यानी कि उसके लिए वासा ने भी कुएं लगाए हुए हैं, लोग भी अपने कुएं इस्तेमाल करते हैं 70%, और सिर्फ 30% वाटर है जो कि आपके सरफेस रिजर्वायर से आता है, जिसमें आपका यहाँ पे सिमली डैम है, रावल डैम है और खानपुर डैम है। अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपकी तकरीबन कोई, अगर आज के आप करेंसी में देखें तो ये 3 डैम बनाने के लिए आपको कम से कम $1 बिलियन चाहिए, यानी कि $1 बिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है सरफेस वाटर से पानी हासिल करने की, और वो सिर्फ 30% वाटर प्रोवाइड करता है। और वाटर सेक्टर का जो दूसरा है सोर्स जो आपका ग्राउंड वाटर है, जो आपको 70% वाटर दे रहा है, उधर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है सिवाय चंद एक ट्यूबवेल लगाने के? यानी कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तकरीबन 0 इन्वेस्टमेंट आपकी हुई है ग्राउंड वाटर के ऊपर, और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट हुई है सरफेस वाटर के ऊपर। सरफेस वाटर आपको 30% दे रहा है और ग्राउंड वाटर आपको 70% दे रहा है, तो एक्चुअल तो आपका सोर्स ग्राउंड वाटर है, आपने उसके ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट की? आपने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? जो हल की मैं बात कर रहा हूं, हल बहुत सिंपल है इस जगह का। आपका ये जो दरियाए लई है, जिसको ये नाला लई कहते हैं, ये इतना बड़ा दरिया है, ये दरिया जब तक चल रहा है उस वक्त तक रावलपिंडी इस्लामाबाद में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आप अभी जाके देख लें दरिया लई में कितना पानी चल रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको सीवरेज ड्रेन बना दिया। दुनिया जहान का गंद हम उसके बीच में फेंकते हैं। अगर हम सिर्फ एक काम कर लें कि दरियाए लई और उसके मुल्के का जितने भी नाले उसके बीच में छोटे छोटे आके गिरते हैं, उनको सिर्फ हम क्लीन कर लें, उनके बीच में पोल्यूशन को खत्म कर दें और उनको फ्लोइंग वाटर स्ट्रीम्स जैसी कि नेचर ने बनाई थी वैसी बना दें, तो ये वो नाले हैं जो आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे और आपका ग्राउंड वाटर कभी भी कम नहीं होगा। आपने अपने इन नालों को गंदा करके अपने ग्राउंड वाटर के रिसोर्स को तबाह कर दिया, जाया कर दिया, उसका रिचार्ज जो आपने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से आपका ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है और उसका लेवल नीचे जा रहा है। आप सिर्फ इन नालों को रिस्टोर करें, आपका ग्राउंड वाटर खुद ब खुद वापस आ जाएगा, और जहां आप 70% अनमैनेज ग्राउंड वाटर के साथ चल रहे हैं, वहां आप 100% मैनेज ग्राउंड वाटर के साथ चल सकते हैं। और ये वो काम है जो करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी इमदाद की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नालों की सफाई एक दफा आप कर दें, उसमें पोल्यूशन को आने से रोक दें, इसके इर्द गिर्द वेटलैंड्स और जो आपका वेजिटेटेड कॉरिडोर है उसको आप रिस्टोर कर दें, ये नाले भी साफ हो जाएंगे, आपका शहर भी साफ लगेगा, सेहत के मसाइल भी हल होंगे और आपके पानी का मसला भी हल हो जाएगा। तो ये हल आपके पास है। बाकी जहां तक मसाइल का ताल्लुक है, तो मसाइल तो मैं सुबह से शाम तक डिस्कस करता रहूंगा, वो खत्म नहीं होंगे। हमें अभी मसाइल से निकल के हल पे आना चाहिए, क्योंकि मसाइल तो हर किसी को पता है, किसको नहीं पता मसाइल? आप किसी सब्जी बेचने वाले से लेके तो किसी। डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मसाइल पता है लेकिन हम हल निकालने की सोच नहीं रख रहे ना। मसला ये है कि आप और मैं यहाँ बैठ के स्टूडियोज में बात तो कर रहे हैं कि जी आप, हमारे पास एक बहुत सिंपल सा हल है, और जो आपने भी एक्सप्लेन किया है, जो कि एक कंट्रोलेबल सिचुएशन है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं लड़ानी कि आपने इस बेसिक चीज़ों को हल नहीं करना। लेकिन मसला फिर वहीं का वहीं खड़ा है कि ये चीज़ें
अगर इमीडिएट नहीं, फॉर द लॉन्गर रन हम कुछ सोचे तो सही, हम सोच ही नहीं रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि अगर बारिशें हो गई तो उसके बाद शायद मैं भी यहाँ बैठ के बात नहीं करूँगी, हुकूमतें तो दूर की बात है। हम इस चीज़ पे फोकस क्यों नहीं करें कि ये मसले लॉन्ग टर्म है और आने वाली जनरेशन्स के लिए कितने ख़तरनाक हैं। जी देखिए ना, इसमें बात यह है कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए इन मसाइल का हल निकालने के लिए। अभी मसलन मैंने यही बात की कि आपकी डिपेंडेंस सारी ग्राउंड वाटर के ऊपर है। ग्राउंड वाटर की जो साइंस है उसको समझने के लिए जो क्वालिफिकेशन का मयार है या जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स आपको चाहिए, उनको हाइड्रोजियोलॉजिस्ट और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कहते हैं। आप देखें वासा जैसा महकमा, वापडा जैसा महकमा और जितने महकमे जो पानी के साथ डील कर रहे हैं, या इरिगेशन का महकमा, वहाँ पे भी सारा ग्राउंड वाटर इस्तेमाल हो रहा है। इन सारे महकमों में आपके पास पूरे पाकिस्तान में एक भी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट नहीं है, एक भी क्वालिफाइड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट नहीं है। और उधर आपने वो लोग रखे हुए हैं, उनको आपने नौकरियां दी हुई हैं जो कि ग्राउंड वाटर को समझते नहीं हैं, जिनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई ग्राउंड वाटर को समझने में। तो फिर ये सिर्फ कह देना कि जी ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया, तो उसकी वजह तो बताने वाले आपके पास एक्सपर्ट्स है ही नहीं। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि जो आपके ये जो महकमे हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके बीच में रिक्वायर्ड क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को लाया जाए और फिर उसके हिसाब से आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्लान करें। यानी कि आपके पास इस वक्त इन सारे महकमों में सिविल इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। सिविल इंजीनियर को कंक्रीट पोर करना आता है, यही उसको सिखाया गया है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसको हाइड्रोजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी नहीं सिखाई गई, वो उस तरफ नहीं सोच सकता। आपका काम है कि आप सिविल इंजीनियर्स के साथ मिलके, बाकी एक्सपर्ट्स के साथ मिलके इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस बनाएं। दुनिया जहान इस वक्त इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट पे आ रही है। IWRM ये टर्म इस्तेमाल होती है, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट। आपका पाकिस्तान में अभी तक कोई एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट के जो मयार हैं उनके ऊपर पूरा उतरता हो। तो अब हमें ये पुराने तरीके छोड़ के नए तरीकों की तरफ आना है, कन्वेंशनल तरीके छोड़ के नए तरीकों को ऑप्ट करना पड़ेगा जहां पूरी दुनिया इस पे अमल कर रही है, तभी हमारे मसाइल भी हल होंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास हल मौजूद नहीं है, हमारे पास हल मौजूद है, बस विल की कमी है, ये शायद प्रायोरिटीज़ का मसला है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद थे जी, पानी के मसले के हवाले से अपने जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आप बात करेंगे कुछ क्रिकेट की। आपको पता है क्रिकेट पे बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया है आजकल, क्योंकि बैक टू बैक कुछ बहुत ज़बरदस्त हैपनिंग्स हो रही है क्रिकेट को लेकर। कल जी लाहौर के शाही किला में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की जो तकरीब है उसका इनेकाद हुआ, जिसमें ICC और PCB के हाई ऑफिशल्स के अलावा, क्योंकि आपको पता है कि हम 2017 के जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके विनर भी हैं, तो उस टीम को या उस ट्रॉफी को जीतने वाली जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अरकान हैं वो भी शामिल हुए कल की तकरीब में। इस मौके पे जो स्पीकर पंजाब असम्बली है मलिक मोहम्मद अहमद खान, और मुझे अभी भी पता लगा है कि हमारे सूबाई वज़ीर खेल जो है फैसल खोखर साहब, वो भी इस तकरीब के अंदर शरीक थे। और मोहसिन नकवी साहब ने इस तकरीब में ऑब्वियसली बहुत अच्छी कलरफुल सी ये सेरेमनी थी, और उन्होंने जो तमाम तर स्टेडियम्स हैं उनकी रेनोवेशन अपग्रेडेशन के हवाले से सारा ब्रीफ भी किया। फिर आतिफ असलम ने परफॉर्म किया इस तकरीब के अंदर जी, और जो इवेंट का ऑफिशियल तराना है वो भी यहाँ पे प्ले हुआ, और शानदार जो आतिशबाजी है उसका भी मुजाहरा किया गया। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, 19 फेब से 9 मार्च तक ये जारी रहेगी। लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में इसके मैचेस होंगे, कराची में भी। और इफ्तिताही मैच जो है 19 फरवरी को कराची का जो नेशनल स्टेडियम है उसमें पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड होगा, और जो रवायती हरीफ है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 23 फरवरी को जी मैच होगा दुबई में। नेशनल स्टेडियम के अंदर जी रिहर्सल भी जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला मैच होना है इसमें जो पाक फ़िज़ाइया के तैयारे हैं JF-17 थंडर और F-16 वो फ़िज़ाई करतब का मुजाहरा करेंगे, उसके लिए रिहर्सल जारी है। जो इनामी रकम है उसका भी ऐलान किया गया है, जो कि तकरीबन 22,40,000 अमेरिकन डॉलर्स है, और इसके साथ साथ ट्रॉफ़ी तो मिलेगी। ये है जी प्राइज़ मनी।
और ये तकरीब के कुछ विजुअल्स आप देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के साथ अभी हमारे रीसेंट टाइम्स में कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है जी। हमारे हैं मैच और हम ट्राई नेशन सीरीज़ भी हार गए फाइनल के अंदर। तो क्या सूरत हाल होने वाली है? काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ साहब, कल की तकरीब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑफिशियली इसका एक जो फेस्टिविटी है उसका आगाज़ हुआ है। पहले तो बताएं कैसा लगा, और 2017 की जो फातिह टीम है वो भी कल शामिल थी इस तकरीब में। जी बिल्कुल, और एक्साइटमेंट इज़ एट इट्स वेरी बेस्ट। पूरा मुल्क जो है वो एक्साइटेड है और इंतज़ार कर रहे हैं। हम इस वक्त का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि तकरीबन 20-25 साल बाद आईसीसी का कोई इवेंट जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है, और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। इसके लिए पीसीबी की तैयारी है बहुत अच्छी है, ग्राउंड्स की रेनोवेशन मुकम्मल हो चुकी हुई हैं, और अभी हाल ही में हमने देखा है कराची और लाहौर में जिस तरीके के मैचेस हुए हैं, जितने हाई स्कोरिंग मैचेस थे, तो आई एम श्योर कि एक्साइटमेंट जो है प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा होगी। और जब हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो क्राउड को उतना ही इन्फ्लक्स जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और क्राउड तो चाहता ही है कि चौके छक्के ज़्यादा से ज़्यादा लगें। तो इंशाल्लाह ये सब गहमा गहमी अपने उरूज पर होगी। बस सिर्फ 2 दिन रह गए, आज 17 है और 19 को इंशाल्लाह पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो तैयारियों के बिल्कुल आखिरी मराहिल में। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, मैंने भी कहा कि रीसेंट टाइम्स में कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है हमारा ट्राई नेशन सीरीज़ में। प्रेशर होगा पाकिस्तानी टीम पे, पहला ओपनिंग मैच है और ज़ाहिर है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। देखें, क्रिकेट में हर दिन जो है वो नया दिन होता है, और ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, आई एम श्योर कि ये अपनी हिस्ट्री को जो है वो घर छोड़ कर आएंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच होगा और क्राउड भरपूर तरीके से स्टेडियम में होगा, तो प्रेशर डेफिनेटली पाकिस्तान पे होगा, लेकिन उसी तरीके से प्रेशर न्यूजीलैंड पे भी होगा। और पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान के पास सलाहियत है अच्छा परफॉर्म करने की। हमारे बैटर्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 का मैमथ टोटल जो है वो चेज करके दिखाया कि हम स्कोर कर सकते हैं और चेज भी कर सकते हैं। बॉलर्स भी हमारे अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह ऑल इन ऑल प्रेशर के साथ, और क्रिकेट का मज़ा ही प्रेशर के साथ आता है। प्रेशर तो आप ख़त्म करते हैं, फिर क्रिकेट का मज़ा ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ये प्रोफेशनल्स हैं, अच्छा खेलेंगे और पाकिस्तान अच्छा रिजल्ट पेश करेगा। ठीक हो गया, अच्छा रिजल्ट पेश करेगा। अच्छा, अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम ओवरऑल डिस्कशन करें, जब मैचेस स्टार्ट होंगे तो फिर मैच स्पेसिफिक डिस्कशंस होती हैं। 23 फेब को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है दुबई के अंदर, जो कि हम जिसको अपना होम ग्राउंड ही कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हमने दुबई के अंदर बहुत सारे मैचेस खेले हैं। सो क्या लग रहा है ये मैच कितना जो कह ले कांटेदार होगा, धमाकेदार होगा? देखें, तकरीबन 10 से 11-12 साल हमने दुबई और अबू धाबी में क्रिकेट खेली है, जब पाकिस्तान में वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का जितना एक्सपीरियंस है उन मुल्कों में खेलने का किसी और मुल्क का नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ देखें, इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा से कांटेदार होता है, हमेशा से पूरा टूर्नामेंट एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ, तो इसलिए प्रेशर तो होगा। और क्रिकेटर्स से मैंने अक्सर सुना है, वो ये कहते हैं कि इस मैच में सिर्फ प्रेशर को कोप करना जिस प्लेयर को आ गया वो प्लेयर सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इसमें असल मार्का ही प्रेशर को कंट्रोल करने का है। तो आई एम श्योर चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत बड़ा मार्का है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में हमने फाइनल में इसी इंडिया को हराया था, और उस वक्त इंडिया बड़ी जोबन पे थी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में, जिसका मैंने पहले भी कहा, सलाहियत है, लेकिन एक डिपार्टमेंट जहां थोड़े से हम वीक हैं वो है हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट। अगर वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाए, सलमान अली आगा की बॉलिंग अच्छी हो जाए, खुशदिल शाह की अच्छी हो जाए, तो आई एम श्योर कि हम इंडिया को पकड़ सकते हैं। क्योंकि दुबई जैसे विकेट पे आप सिर्फ पेस पे रिलाई नहीं कर सकते। इनिशियल जो बॉलिंग होगी, पहले 10 ओवर पहला पावर प्ले बड़ा क्रूशल होगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने इस्तेमाल करनी है नई बॉल। उसमें के साथ अगर 1-2 ऊपर से इंडिया की विकेटें आप लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के ऊपर। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। उम्मीदें सब की यही हैं कि पाकिस्तान परफॉर्म करें। हम चाहते भी यही हैं कि हम अपनी ट्रॉफी को डिफेंड कर सकें,
और क्या बात होगी कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हम अपनी ट्रॉफी को डिफेंड कर गए, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर बात और कोई नहीं हो सकती। डेफिनेटली इससे बेहतर बात नहीं हो सकती है। एंड आई विश एंड आई प्रे कि 2017 के अंदर जो हम डिफेंडिंग चूँकि चैम्पियन भी हैं और ये जो होप्स हमने हाई रखी हुई है, हम इसमें डिसअपॉइंट ना हो। स्टेडियम्स की रेनोवेशन के बाद, क्योंकि अब पहला जो इफ्तिताई मैच है वो कराची स्टेडियम के अंदर भी है, लाहौर में भी मैचेस हैं, फिर पिंडी स्टेडियम में भी हैं। क्या बिहेव करने वाला है स्टेडियम के ओवर क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पिच पॉइंट ऑफ व्यू से भी? देखें, क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंशाल्लाह जैम पैक स्टेडियम आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान के मैचेस में तो खास तौर पर हाँ, जब पाकिस्तान नहीं होगा फिर हम कह सकते हैं कि शायद 100% ना हो, लेकिन ये दुनिया में ऐसे ही होता है। जब अपना मुल्क खेल रहा होता है तो क्राउड जो है वो आता है और पूरा पैक होता है, लेकिन जब दूसरे मुल्कों के मैचेस होते हैं तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैचेस क्रूशल होंगे ना, जहां मैटर कर रहा होगा, पॉइंट टेबल मैटर कर रहा होगा, आई एम श्योर वहां क्राउड आपको नजर आएगा। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपको क्राउड नजर आएगा। हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को खेलते देखना चाहते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स को खेलता देखना चाहते हैं, इसी तरीके से श्रीलंका के प्लेयर्स को खेलते देखना चाहते हैं, तो वहां पर भी क्राउड आएगा। तो एक तो वो चीज़ तो इंशाल्लाह नज़र आएगी, और पीसीबी ने कोशिश करके कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया है, लाहौर की, कराची की, तो इंशाल्लाह वो बेहतर रिजल्ट नज़र आएंगे हमें। जहाँ तक पिच का ताल्लुक है, क्यूरेटर्स जो हैं वो आईसीसी के होंगे, विकेट्स आईसीसी ने बनानी है, और आई एम श्योर आईसीसी जो है वो सपोर्टिंग विकेट्स बनाएगा टुवर्ड्स बैटिंग साइड, क्योंकि आईसीसी चाहता है कि मैक्सिमम स्कोर बने। क्राउड पुल आप तभी कर सकते हैं जब स्कोर अच्छा हो, चौके छक्के लग रहे हों, तो विकेट्स उस लिहाज से अच्छा बिहेव करेगी। रिसेंटली आपने देख ही लिया है ट्राई नेशन सीरीज के अंदर जिस तरह की सपोर्टिव विकेट्स थी, मेरा ख्याल है ऐसी ही विकेट्स रहेंगी जो कि ज़्यादा सपोर्ट करेंगी बैटर्स को। लेकिन ड्यू फैक्टर भी यहाँ एक रोल प्ले कर सकता है। लाहौर में और कराची में अगर ड्यू फैक्टर हुआ तो सेकंड टाइम बॉलिंग जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो लग ऐसे ही रहा है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि पहले बॉलिंग कर लें और उसके बाद रिस्ट्रिक्ट करके दूसरी टीम को चेज करने के लिए ज़्यादा लोग जाने की पसंद करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच काशिफ शबीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्पोर्ट्स एनालिस्ट काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद थे जी, क्रिकेट के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं और अब हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से। दुनिया भर में जी स्टेम एजुकेशन, जिसका मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये जो तालीमी सिस्टम है या तरक्की का जो एक क्राइटेरिया है, इसमें इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की जाए तो जी अपनी तालीमी पॉलिसीज़ में स्टेम लर्निंग को और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज भी किया जा रहा है और उसको अव्वलीन तरजीह भी समझी जा रही है, क्योंकि मुस्तकबिल में जो आपकी इकोनॉमी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये सब इससे एसोसिएटेड हैं और इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में हमारा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हम चंद फ्लॉस को तो डिस्कस करते हैं इसमें बेहतरी लाने के हवाले से, क्योंकि जहां पूरी दुनिया इवॉल्व कर रही है बहुत सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के, स्किल बेस्ड एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आज भी हम फेस कर रहे हैं। स्टेम एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए जी क्या इकदाम किए जा सकते हैं, हमारे टीचर्स का इसमें क्या रोल है, हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है, हमारे जो नए जदीद दौर के तकाजे हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी तालीम उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम इस स्टेम एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन कीजिएगा कि दुनिया भर में जो चीज़ प्रैक्टिस हो रही है, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? बिस्मिल्लाह। स्टेम अगर हम देखा जाए इसको एवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट से, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ एवोल्यूशनरी जर्नी ऑफ एजुकेशन कि हमने शुरू किया जब इंसानियत ने तदरीसी अमल, सिखाई का अमल, तो शुरू में बहुत ही हमें पता है कि प्रिमिटिव मेथड से, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एक हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आया। एक कमरा जमात हो गया, एक उस्ताद हो गया, तख्ता स्याह हो गया, जो आस्ता आस्ता फिर तख्ता सफ़ेद में तब्दील हो गया। तो शुरू में तो आप समझिए कि पहले होता था एक डायडेक्टिक स्टाइल ऑफ टीचिंग कि टीचर आया, उसने लेक्चर दिया, रोड लर्निंग कराई और उसके बाद स्टूडेंट्स फारिग और उनका एग्ज़ाम होने लग गया। मगरिब ने आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ तवज्जो की कि इस डायडेक्टिक स्टाइल ऑफ टीचिंग को कैसे
इम्प्रूव किया जाए। तो इम्प्रूवमेंट आई थी सोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग में। STEM is actually an extended version of Socratic style of teaching, interactive learning. Keeping teachers as well as students engaged simultaneously in creativity, in creative thinking, in critical thinking, in analysis, in evaluation. So STEM is basically, it's a bilateral activity involving the student and the teacher in active learning. उसमें स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा हम शिफ्ट कर देंगे बर्डन ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अब बर्डन इन्वॉल्वमेंट जब टीचर से स्टूडेंट की तरफ शिफ्ट होगा तो टीचर माइट बी मॉनिटरिंग, बट टीचर माइट बी गिविंग देम हिंट, टीचर माइट बी एक्टिंग एज अ काइंड ऑफ वी कैन से कैटलिस्ट। वो कैटलिटिक अमल के थ्रू स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा, पुश करेगा कि आपने कहाँ तक जाना है, कैसे करना है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। क्योंकि हमने असल में आप ये समझिए इसको टू सम अप कि वी हैव टू रिप्लेस रोट लर्निंग प्रोसेस, जो रट्टा लगाने का अमल है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है, रिवोल्यूशनाइज करना है, ताकि इंटरेक्टिव लर्निंग हो, क्रिएटिव लर्निंग हो। बिकॉज क्रिएटिविटी इज़ द की वर्ड। ह्यूमन्स यू सी आर क्रिएटिव एनिमल्स, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ years, over a period of decades, over a period of centuries, indeed millennia, humans have proved that they are the most superior, the most dominant creature on the planet Earth. So humans are always innovative. ठीक है। So it's a reflection of human innovativity. तो STEM जैसा कि आपने बता दिया इसका एब्रीविएशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। एक तरफ इसके पैरेलल भी एक चीज़ आने लगी है कि स्ट्रीम उसको कहा जाएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। तो आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स की कॉम्बिनेशन बड़ा अपेरेंटली ऑड सा होगा, लेकिन आर्ट और मैथमेटिक्स मिलाए जा सकते हैं। बिकॉज आप देखिए कि जो आर्टिस्टिक फॉर्म्स हैं उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स ही होती हैं, मैथमेटिकल शेप्स ही होते हैं, तो मैथ का तो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। मैथ को कहा भी जाता है ठीक है, कि इट इज़ द किंग ऑफ साइंसेस। किंग ऑफ साइंसेस। ओके, जैसे अच्छा science of डॉक्टर king साहब, सॉरी कहते मैं थे। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे यहाँ इन जनरल जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें अभी आपने स्टेम के हवाले से बात की, ये विद टाइम इवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आर वी गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? बिकॉज हम चीज़ों को दुनिया से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारा जो सिस्टम है या हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो उसको सपोर्ट कर रहा है? ये अगर हम रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ अ बिग नॉट। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हमने 1947 से लेकर अब तक हम स्टैटिस्टिक्स लें तो हमारे पास एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग, बजटरी स्पेंडिंग जो थी, बजटरी एलोकेशन, दैट हैज़ बीन नॉमिनल। आई थिंक इट वाज नॉट अर्लियर देन परवेज मुशर्रफ व्हेन ही केम टू पावर, तो ही डबल्ड द बजट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। अब जिस मुल्क में आप देखिए कि एक तो अपने ये रखते हैं जहन में कि डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन है बहुत ज़्यादा, रूरल अर्बन माइग्रेशन से सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो रूरल पॉपुलेशन के पास तो पहले हम बात करेंगे कि उनकी बेसिक इम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ, कि क्या उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, उनका बच्चा स्कूल जाता है तो क्या वो वेल नरिश्ड है कि नहीं। उसके लिए तो स्टेम बहुत ही सेकेंडरी ऑप्शन होगी। तो गवर्नमेंट को आई थिंक कि बहुत एग्रेसिव ग्राउंड पे इस पर काम करना पड़ेगा। वी कैन नॉट टेक इट लाइटली, बिकॉज अदरवाइज देयर बी ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। UAE में मैंने छोटा सा टीचिंग एक्सपीरियंस किया था, तो वहाँ पे तो बहुत पहले से उन्होंने स्टेम को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, मतलब अर्ली ईयर्स में भी, मिडिल स्कूलिंग में भी, हायर एजुकेशन में भी, तो दे आर वेरी मच टूवर्ड स्टेम। Here in Pakistan, private sector has been taking the lead. It's my prediction, though I wish that this prediction might prove wrong. Private sector is going to be the decisive player in this field. Private sector ही अब तक संभालता है बहुत सारी चीज़ों को, प्राइवेट सेक्टर ने ही काम किया। इस वक्त भी आप देखिए तो प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसमें देयर इज़ विजिबल कंट्रास्ट ऑफ लेवल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कंट्रास्ट की आप बात करें और प्राइवेट सेक्टर की बात करें, फिर ये एक बहुत बड़ा डोंट यू थिंक गैप भी क्रिएट कर रहा है हमारी ओवरऑल सिस्टम के अंदर भी? क्योंकि जाहिर है हर कोई प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन के ऊपर नहीं जा सकता, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, और फिर जब हम जॉब अपॉर्चुनिटी, स्किल्स, दीगर चीज़ों की बात करते हैं तो वो गैप इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि फिर वो हमें बाकी जगहों पे भी नज़र आ रहा है। जी, वेल इट्स रियली नेवर टू लेट। व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू ब्रिज दिस गैप, किस डिस्पैरिटी को किस तरह कम किया जाए। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर को टोटली आइसोलेटेड रखेंगे और पब्लिक सेक्टर को टोटली आइसोलेटेड रखेंगे तो दैट टू विल क्रिएट प्रॉब्लम।
For me, I think it's a possible solution is going to be something like public-private partnership. कि प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ मर्ज किया जाए या उसके साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट की जाए, जॉइंट एफर्ट की जाए, टीम वर्क किया जाए, तो आई थिंक थिंग्स may start changing. For example, Agha Foundation is a good example. Yeah. It's doing tremendous job in northern areas, Gilgit-Baltistan province, starting from afforestation projects, going to fundamental basic health needs, basic education. So they are doing tremendous job. They can be trendsetters for the government. बिल्कुल ठीक है। Government will have to take it seriously. Government will have to pay more attention to this. Government will have to give more provincial autonomy. I think कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए प्रोविंशियल मैटर्स में, जितना प्रोविंशियल मैटर को आई मीन कि डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द की वर्ड। डिसेंट्रलाइज करेंगे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिनिमाइज़ कर देंगे, उसकी इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी दे के सेंट्रल गवर्नमेंट हट जाए और प्रोविंसेस को फ्री हैंड दे, और प्रोविंसेस के ऊपर फिर जो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे है, जैसे जैसे हम डेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे इधर, तो उतना ही इसमें सक्सेस का चांस ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम फिलहाल ये होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि 60% से ज़्यादा हमारी रूरल पॉपुलेशन है, उनको हम कैसे स्टेम की तरफ लाएंगे। दैट्स गोइंग टू टेक प्रीटी गुड टाइम। बहुत जल्दी हम ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रूरल पॉपुलेशन को पहले एड्रेस करते हुए साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि अर्बन एरियाज़ में जो मेजर सिटीज़ हैं लाइक लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, वहाँ पे हम इसको इस तरह एडवांस कर सकते हैं। उसमें फिर NGOs का आई थिंक रोल आएगा। आई एम वेरी मच ऑन द मेकिंग ऑफ एन NGO माई सेल्फ। ओके द पर्पज गोइंग टू बी द सेम, Okay. एजुकेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। अब उसमें भी NGOs को भी अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो दैट्स काइंड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ठीक है। NGOs को भी हमें देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी फंडिंग देनी पड़ेगी, और जो हमारी फॉरेन फंडिंग होती है USA से आती है, UNO से आती है, उसकी तरफ भी रुजू करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें एक सिटिंग और करनी पड़ेगी कि एक पब्लिक सेक्टर का हमारे पास आना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव, एक प्राइवेट सेक्टर का आना चाहिए, लीडिंग फिगर्स हु आर डीलिंग विद एजुकेशन इन पाकिस्तान इन प्राइवेट सेक्टर, दे शुड बी एंगेज इन दिस प्रोसेस सेम वे। पब्लिक सेक्टर से देखेंगे कि हाउ फार द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शोज इट्स इंटरेस्ट इन फॉर गोइंग। अच्छा, अब जैसे हम एवोल्यूशन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, दुनिया भर के अंदर AI हो, इसके अलावा दीगर हम टेक्नोलॉजीज़ की, कोडिंग की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी का हिस्सा है और वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने पूरे सिस्टम को विद टाइम। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट दे आर। हम इन टर्म्स पे सोच रहे हैं बिकॉज हमारे यहाँ एजुकेशन में वही एक कन्वेंशनल तरीका है, वही थेरी है। हम जो स्किल बेस्ड एजुकेशन जिसकी बार बार बात कर रहे हैं और जो दुनिया भर में सिखाई भी जा रही है, आर वी फोकसिंग ऑन दैट? Again, my answer will be that private sector is showing interest on that. Okay. Private sector is really working on this. Government sector में we have just a few name projects. For example, अभी मैंने पढ़ रहा था कि कुछ 50 schools have been targeted by the government of Pakistan. I don't know whether it is provincial government or central government. And that include, I think, 6 cadet colleges where they are seriously planning to introduce the STEM education system. अब STEM में अब देखिए कि रोबोटिक्स का भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। AI तो इसेंशियल, जिसे कहते हैं इट्स इमर्जिंग एज ए नेसेसरी इवल, कि एक ज़रूरी बुराई के तौर पे खुद ब खुद इट विल इंसिनुएट इनटू एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, टू एनी सेक्टर ऑफ आवर लाइफ। तो AI के बगैर तो हमारा गुजारा है ही नहीं। AI इज़ गोइंग टू बी आई थिंक गेम चेंजर इन फ्यूचर। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस पर भी बहुत कम काम हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल तो बहुत है पाकिस्तान में, बेपनाह है। प्रॉब्लम होगा, हमें एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, टू क्रिएट ए कंजीनियल टू कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू कीप आवर टैलेंटेड सेगमेंट बैक। जो हमारे यहाँ तेज़ से डीपॉपुलेशन का अमल हो रहा है, यहाँ से स्किल्ड वर्कर्स जा रहे हैं बाहर, उन्हें कैसे रोका जाए, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्ले ए वेरी वेरी की रोल, वेरी इफेक्टिव रोल एंड की रोल इन इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमें इस पे आई मीन के वी कैन से मल्टी प्रोंग टेक्नोलॉजी, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि एक तरफ हमने रूरल एरिया फोकस करना है, एक तरफ हमने स्किल्ड क्लास को स्टे बैक करने के लिए एनवायरनमेंट देना है, कंडीसिव एनवायरनमेंट देना है, तीसरी तरफ हमने जो ऑलरेडी अर्बन एरियाज, मेजर अर्बन सेंटर्स, इफ़ दे हैव इवॉल्व्ड, इफ़ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस टाइम, बिकॉज देयर आर स्कूल्स इन लाहौर वे हैव दे आर यूजिंग स्मार्ट बोर्ड। ठीक है। नाउ स्मार्ट बोर्ड इज़ अगेन ए गेम चेंजर।
दिस इज़ गोइंग टू एंगेज स्टूडेंट्स डिफरेंटली। ठीक है, उनका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो देखिए लर्निंग का प्रोसेस तो रहेगा स्लो। हम इसमें कोई ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट नहीं डाल सकते कि एकदम हम कहें कि जो प्रोसेस 5 ईयर्स में होना है वो 2 ईयर्स में हो 2 जाए। years में हो दो इट्स माई प्रेडिक्शन के फ्यूचर में होगा ऐसा इंशाल्लाह। ओके, होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुल हक हमारे साथ मौजूद थे जी, माहिर तालीम थे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, और जो स्टेम एजुकेशन है ही इज़ वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन इसमें पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है दैट विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल अगर ये चीज़ें आगे हमें लॉन्ग टर्म लेके चलनी है। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे किचन के अंदर जी मुजम्मिल हुसैन साहब मौजूद है, शेफ़ है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या बन रहा है किचन में आज? आज मैडम हम बना रहे हैं चिकन अचारी हांडी, और हमारा स्पेशल जो है इसमें हम अचार और जो स्पेशल कुलबंजी सौंफ इसके साथ हम स्पेशल ये बना रहे हैं। ये हमारा होममेड मसाला होता है, इसके साथ हम ये बनाते हैं रेस्टोरेंट में। ठीक तो है, ये स्पेशल टेस्ट इसमें होगा। ज़बरदस्त। मैं रेसिपी भी आपसे पूछूंगी, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और साथ साथ किचन में रेसिपी भी हम आपको बताएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, और मुझे जब से मैं होस्टिंग कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इतने टैलेंटेड, इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और उनकी आर्ट फॉर्म हो, नई नई चीज़ें जो वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं, और आर्ट के अंदर जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना उनका राइट भी है और उनको करना भी चाहिए। आज हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि बहुत एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म है, उसको इंट्रोड्यूस भी कराने का क्रेडिट रखते हैं और नए मीडियम्स भी मुतारिफ़ करवा रहे हैं। आसिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 3D रिलीफ स्कल्पचर होने के साथ साथ हाई रिलीफ फाइबर ग्लास के भी पायनियर हैं पाकिस्तान के अंदर। इनकी जो आर्ट पीसेस हैं जो इस वक्त आप हमारे स्टूडियोज़ में देख सकते हैं, नहायत ही जो तारीख़ी मौज़ूआत कह लें, आपकी जो स्केल कह लें, उसमें जो बारीक बीनी है उसका मुँह बोलता सबूत है। ख़ुद ये बेसिकली सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इनके आर्ट पीसेस देख के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, बट स्टिल इन्होंने अपनी जो मोर देन 20 ईयर्स का जो इनका आर्ट का जर्नी है वो इनकी आर्ट पीसेस में नज़र आता है। मुसव्वरी हो, तारीख़ी जो मौज़ूआत हो, उनके ऊपर इनकी आर्ट पीसेस हैं। फिर शख्सियात को लेकर इनका बड़ा ज़बरदस्त काम है, 3 डायमेंशनल शाकारों में इसको ढालते हैं, और इनके फ़न पारे जो हैं तारीख़, सकाफ़त और दीगर चीज़ों को एक मुनफरद विजुअल लैंग्वेज कह लें कि उसमें डिपिक्ट करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स के हवाले से बात करें तो आसिफ हुसैन साहब ने जी वर्ल्ड आर्ट दुबई 2024 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, और इनकी जो एग्जिबिशंस हैं वो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम में पेश की जा चुकी हैं, और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के साथ इनका जो कोलैबोरेशन है तारीख़ी विरसे को लेकर, उसमें भी इनका बड़ा ज़बरदस्त काम है। आसिफ हुसैन साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। खैरियत से आप? जी थैंक यू वेरी मच। आसिफ साहब, ये आपका जो काम हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट एक चीज़ है। हमें थोड़ा सा इसकी अपनी इस आर्ट फॉर्म के हवाले से बताएं जिसका हम आपको पायनियर कह रहे हैं। बेसिकली जो रिलीफ आर्ट है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम पायनियर इन रिलीफ आर्ट, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। रिलीफ आर्ट वो होता है जिसकी एक साइड फ्लैट होती है और वो बाहर निकली होती है, जो तस्वीर होती है या जो भी उसका तो इसमें ये है कि रिलीफ आर्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट उसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट दिया है, टच दिया है। उसमें ये है कि जो मैं मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ फॉर मेकिंग दिस रिलीफ आर्ट, दैट इज़ डिफरेंट। वो कभी भी इतने लेवल के ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ। दैट इज़ नोन एज कोल्ड पोर्सलीन। ओके। और वो कोल्ड पोर्सलीन जो है ना वो एक मीडियम है, उसके साथ डिफरेंट मटेरियल के साथ एक मैं मास्टरपीस बनाता हूँ। उसके बाद फिर वो उसका सिलिकॉन में मोल्ड बनता है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फाइबर ग्लास। सो दीज ऑल पीसेस आर इन फाइबर ग्लास और देन इट इज़ पेंटेड। तो इसमें 2-3 चीज़ें जो नई एक तरफ मैंने इसकी की है कि एक तो ये ज़्यादा हाई रिलीफ है, इसके अंदर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि उसको डाला जाए, और इसके अलावा ऑब्वियसली जो मीडियम है वो डिफरेंट है जो आर्ट में वैसे तो क्ले के अंदर इसमें किया है।
और फिर उसके बाद इसको पेंटिंग की शक्ल में देना। सो रिलीफ अमूमन वो एक तरह के पेंट में मोनो पेंट टाइप होता है, सिल्वर हो गया या ब्लैक में किसी में हो गया, तो इसको एक्चुअल कलर्स दे के तो वो उसको और इन्हांस करता है रिलीफ का जो काम है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बताया कि 20 साल से ज़ायद हो चुका है इस आर्ट फॉर्म में और आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। आसिफ साहब, खुद से इंटरेस्ट होना और आर्ट आपके अंदर बाय नेचर होती है, वो अल्लाह ताला की देन होती है, बट स्टिल उसको विद टाइम पॉलिश करना, कितना आपने इस पे काम किया और आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये मेरा पैशन है और मैंने इसको लेके चलना है? काम तो ऑब्वियसली जो 20 साल से मैं कर रहा हूँ, तो उसमें ये है कि आई स्टार्टेड विद फ्लावर मेकिंग, और वो भी मेरी बेगम बनाती थी फूल वगैरह, तो उसकी एक डो बनती थी जो कोल्ड पोर्सिलीन जिसको कहते हैं, तो वो बना के उसको फ्लावर मेकिंग करती थी। तो मैंने भी वहाँ से पिक किया, फ्लावर मेकिंग शुरू की, और विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी अर्सा मैंने फ्लावर मेकिंग की, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, और उनके भी डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बनाए, कोई लैम्प्स बनाए, सम इसी तरीके से फ्रेम्स वगैरह, और बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं उस पर काम करता रहा। फिर मेरे एक वो इनोवेटिव आइडिया था कि लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू समथिंग एल्स, क्योंकि फ्लावर मेकिंग वाज नॉट दैट वाज एक कॉमन, एक तो आर्ट भी था और उसमें, तो उसके बाद फिर मैंने इसको इसमें रिलीफ में करना शुरू किया, फिर 3D मॉडल्स में भी किया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अभी ये फाइबर में, पहले जो पुराने मेरे पीसेज हैं वो ओरिजिनल उस क्ले जो है, एयर ड्राई क्ले उसको कह सकते हैं, तो उसके अंदर वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बाद में इनको ज़्यादा बेहतर प्रिजर्व करने के लिए फिर मैंने इसको फाइबर ग्लास में कन्वर्ट किया। दैट्स वेरी। आसिफ साहब, ये जो जितने हम आपके आर्ट पीसेस देख रहे हैं, और मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज़्यादातर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपने बनाए हैं, आपका हिस्ट्री से इंटरेस्ट भी ज़ाहिर होगा, और लेकिन जो आपने शख्सियात बनाई हैं या जो आपने इसमें लाहौर या दीगर चीज़ों को किया है, जो आगे पड़ी भी हुई हैं, थोड़ा सा बताएँ आपके फेवरेट आर्ट पीसेस हों, इसमें आपकी जो डिटेलिंग है उसके हवाले से। हिस्ट्री के साथ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लगाव है, और अब हिस्ट्री को जानना वैसे भी ज़रूरी है, और हिस्ट्री को दिस इज़ अनदर वे टू प्रेजेंट हिस्ट्री इन दिस फॉर्म, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक वो तस्वीर की जो होती है दैट इज़ मोर देन 1000 वर्ड्स, उसकी जो पावर होती है, उसकी पावर ज़्यादा होती है, और फिर इसमें चूँकि ये और ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है और इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मुझे जो मेरे बेसिक थीम है दैट इज़ नॉस्टैल्जिया। ओह वाओ। और अभी नॉस्टैल्जिया गैलरिया या नॉस्टैल्जिया बाय आसिफ हुसैन के नाम से मेरा एक तरह का ब्रांड है। ओके। और मैंने अभी नया एक यहीं लाहौर में एम्पोरियम मॉल के अंदर अपना आउटलेट भी खोला है, ज़बरदस्त, तो ताकि लोगों तक ये आर्ट ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो डिटेलिंग है, और अभी आप बहुत सारे आर्ट पीस पढ़े, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आर्टिस्ट से उसकी फेवरेट चीज़ पूछना बड़ी गलत बात होती है, क्योंकि उसने हर काम में मेहनत और अपनी डेडिकेशन दी होती है, बट ऐसी कोई पेंटिंग, ऐसा कोई आर्ट पीस या ऐसा कोई स्कल्पचर जो आपको लगता है आपका बड़ा पसंदीदा और उसमें बहुत आपने डिटेलिंग की हो? ये भी बड़ा है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें ये है कि वो फेवरेट जो मैं बना रहा होता हूँ दैट इज़ माय फेवरेट। अरे वाह यही बात मैंने कहा, आर्टिस्ट से पूछना गलत होता है, क्योंकि जिस पे मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो आई फील कि ये मेरा फेवरेट होगा, बट उसके बाद जब नया पीस आता है तो वो आपका फेवरेट हो जाता है। ऑल्दो कि मैंने जो हिस्टोरिकल एक पेंटिंग थी द लास्ट एफर्ट ऑफ टीपू सुल्तान, चूँकि वो बहुत बड़ी है, आई कुड नॉट ब्रिंग इट हियर, तो उस पे काफ़ी शायद मैंने वो इमेजेस दी हैं तो उसके अंदर मौजूद होगी, तो उस पे मेरे 5-6 महीने लगे थे और उसमें काफ़ी डिटेलिंग थी, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल जो है ना उसका। लवली। अच्छा आसिफ साहब, ये जैसे हमने ये जो आप आर्ट फॉर्म जिसकी आपने कहा कि 3D पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें जो आप मटेरियल भी इस्तेमाल कर रहे हैं इतने हाई लेवल पे, वो नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर। आप समझते हैं कि आप जैसे आर्टिस्ट जो कि माशाल्लाह इतना तजर्बा भी रखते हैं, जिनके पास टैलेंट भी है और उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं,
यंग आर्टिस्ट के अंदर वो चीज़ आपने सोचा है कि आप सिखा रहे हैं या उनको कन्वर्ट करें उस चीज़ जी हाँ, मैंने इस पे सोचा भी है और थोड़ा सा काम भी किया है। कुछ क्लासेस भी मैंने ली हैं ऑनलाइन ताकि दूर तक ये पहुँचे, और कुछ उन क्लासेस में काफ़ी अच्छा रिस्पांस था स्टूडेंट्स का, और उन्होंने भी एग्जैक्टली वही चीज़ बनाई जो मैंने उनको सिखाई थी। क्या बात है। तो इसमें ऑब्वियसली मेरा है कि मैं नई जनरेशन तक ये चीज़ पहुंचाऊं, और इसमें ताकि और भी लोग आएँ और आगे इसको बढ़ाएं। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, मीनवाइल आसिफ साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे किचन में। मुझे लग रहा है मुजम्मिल हुसैन साहब ने सब कुछ रेडी कर लिया है। मुजम्मिल साहब थोड़ी सी रेसिपी हमें बताएं और बताएं कि रेडी हो गया है। जी मैम, रेडी हो गया इसमें। तो इसकी रेसिपी बताएं, क्या क्या चीज़ें आपने कैसे कैसे और कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल की। मैम ये हाफ़ के जी चिकन है। हाफ़ के जी चिकन के अंदर हम 1 टीस्पून रेड चिली डालते हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट, और इसमें अचार, क्रश अचार जो हम इसमें ऐड करते हैं। और इसके साथ हमारे जो स्पेशल हमारी रेसिपी जो हम अपने रेस्टोरेंट में हम यूज़ करते हैं, इसमें से ये होता है कि हम कलवंजी, सौंफ और जो हमारा देसी कुकिंग ऑयल जो होता है, जिसे हम सरसों का ऑयल कहते हैं, उसके अंदर ये इसका मसाला बना के रखते हैं। सरसों के ऑयल में इसका जो है इसकी जो रेसिपी बनती है, तो इसका मसाला बना के हमने रखा होता है अलग से, फिर हम इसको इसमें यूज़ करते हैं। ये इसकी स्पेशल रेसिपी है, और साथ में हल्का सा क्रीम और दूध इसमें यूज़ होता है इसमें। ओके, और अभी आप इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन कर दें ताकि हमारे देखने वालों को नजर भी आ जाए, और थोड़ा सा अपनी स्पेशलिटी के हवाले से भी बताएं, किस कुजीन में आपकी एक्सपर्ट हैं आप। मैम मैं जो है इसमें मेरा जो मल्टी कुजीन पे मैंने काम किया, इस पे जो है मुझे 20 से 25 साल हो गए काम करते हुए इसके फील्ड के ऊपर। और अभी रिसेंटली जो है मैं अभी जेलम में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं कर रहा हूँ काम जो है। तो बेसिक मैंने टर्किश और पाकिस्तानी कुजीन मेरा जो स्पेशलिटी है। ओके, लवली। टर्किश एंड पाकिस्तानी कुजीन आपकी स्पेशलिटी है, और ये आप सर्व करने लगे हैं। बिल्कुल आप कर दें, हमारे कैमरा दिखा भी देगा इसको। वाओ, गुड। खुशबू तो हमें बहुत अच्छी आ रही है। नाजरीन तो ये खुशबू नहीं सुनते, आसिफ साहब और मैं ही ये खुशबू यहाँ पर फील कर सकते हैं। बाकी इसकी अभी आप इसके ऊपर थोड़ी गार्निशिंग करना है। जी मैम। परफेक्ट। खाना खुश शक्ल होना चाहिए, ये हमेशा कहती हूँ मैं। अच्छी शक्ल का खाना खाने का भी दिल करता है आपका। वेरी नाइस, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी रेसिपी और इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। और मीनवाइल हम आपको रेसिपी बार बार, वैसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये आ भी जाती है एपिसोड, तो आप रेसिपी भी देख सकते हैं। और मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ साहब, अब जैसे आपने कहा कि आपका प्लान है इसको आगे बढ़ाने का, बट स्टिल मैं आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो आर्ट फॉर्म है बड़ी यूनिक और डिफरेंट भी है पाकिस्तान के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर, विद टाइम डू यू थिंक कि आर्ट लविंग जो एक आइडिया है वो ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है विद टाइम? इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट अगर कोई डिफरेंट चीज़ होती है तो वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करती है। और अगर जैसे अब पेंटिंग्स हैं या वो है, तो उस पर अब मैं ये कहूँगा कि उन पर कोई इतना ज़्यादा, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा आर्ट है, लेकिन चूंकि वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो इसलिए वो उस पर इतना ज़्यादा वो शायद ना हो। ये एज अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, उसमें जो चंद एक प्रोफेशनल हैं वो तो ऑब्वियसली हैं। तो उस तरीके से इनकरेजमेंट नहीं है पाकिस्तान में आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली ये जो आर्ट है। वर्ल्ड वाइड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसका है, और बाकी अगर कोई नई चीज़ है तो वो तो ऑब्वियसली लोग पसंद करते हैं। एज एन आर्टिस्ट आपको क्या चैलेंजेस रहे? आपने कहा भी कि जाहिर है इतनी रिकग्निशन या अप्रिसिएशन उस तरह से आर्टिस्ट के लिए नहीं है। आपने भी चूंकि एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र गुजारा है, व्हाट वर योर चैलेंजेस एज एन आर्टिस्ट? मुझे कोई ऐसा चैलेंजेस का कोई सामना नहीं रहा, क्योंकि मैंने कभी वो किसी उस मकसद के लिए किया भी नहीं आर्ट। मैं अपने एक उस धुन में लगा रहा हूँ और पिछले 20 साल से मैं करता रहा हूँ। अभी ये चीज़ चूँकि वो एक टाइम था जब वो हिडन टाइम था जिसमें मैं काम करता रहा हूँ, और अभी ये चीज़ सामने आई है, तो मुझे तो बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है। जहाँ पे भी मैं लेट से कोई एग्जीबिशन है, कोई इवेंट है, जब भी ये मेरे पीसेस सामने आते हैं तो जो भी आदमी एक दफ़ा रुक जाता है और वो तारीफ़ ज़रूर करता है। और मेरे लिए ये भी बहुत मतलब मोरल बूस्टिंग और मेरे लिए एक बड़ा अच्छा फीलिंग आती है कि जब भी कोई
आता है सामने और वो जब इसको देखता है तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है तो मेरा जो है पैसे ना वसूल मेरे हो जाते हैं। पैसे पूरे हो जाते हैं। आई कैन टोटली इमेजिन। अच्छा आज सब जाहिर है आपने अभी कहा कि इंटरनेशनली इसकी बड़ी रिकग्निशन है। वर्ल्ड आर्ट दुबई 2024 में भी आपने एग्जिबिट किया, लोगों का कैसा रिस्पांस था, और अभी आपकी जो वर्ल्ड सिटी के साथ कोलैबोरेशन है वो भी बताएं थोड़ी सी हमें। वर्ल्ड आर्ट दुबई 24 में मैं पहली दफ़ा गया था उधर दुबई, क्योंकि ये एक उनकी लगती है पिछले 8-10 साल से एक वर्ल्ड आर्ट दुबई के नाम से वहीं पे होती है। और दिस इज़ अ वेरी बिग एंड ह्यूज इवेंट जिसमें पूरी दुनिया से डिफरेंट आर्टिस्ट आते हैं। मोर देन आई थिंक 60 कंट्रीज एंड 500 आर्टिस्ट आते हैं इसमें। तो उसमें भी डिफरेंट आर्ट आपको नज़र आता है। तो बट ऑब्वियसली मेरा थोड़ा सा यूनिक था तो काफ़ी इसमें अप्रिसिएशन हुई उसमें, और बड़ा अच्छा लोगों ने इसको पसंद किया। उसी से फिर मेरे एक वो इंटरनेशनल मैगज़ीन है उसके एडिटर भी आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा एक आर्टिकल भी, एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है जो स्पेन से पब्लिश होता है और पूरी दुनिया के आर्ट के जो सर्कल है उनमें जाता है, तो उसमें मेरे भी वो पब्लिश किया था। वेरी इंटरेस्टिंग। और वर्ल्ड सिटी के साथ आपकी जी, collaboration? वर्ल्ड सिटी के साथ जो है वो कामरान लाशारी साहब जो हैं वो वर्ल्ड सिटी को हेड कर रहे हैं, और ये आप वैसे भी उनको जानते हैं कि वो बिल्कुल, उनका अपना एक कैलिबर है हर चीज़ का। Absolutely. तो उनका एक ब्रेन चाइल्ड था कि इसमें वज़ीर खान जो हैं उनकी लाइफ के ऊपर एक सीरीज़ बनाई जाए। ओके। तो उसमें यानी वज़ीर खान वाज बेसिकली हकीम, फिजिशियन थे और चनियोट के रहने वाले थे। तो उन्होंने नूरजहान का इलाज किया था मलका का जहांगीर के दौर में। तो उससे फिर उनकी जो है ना एक्सेस हो गई रॉयल कोर्ट तक, और वहाँ से फिर वो काफ़ी अर्सा उनका हिज एक्चुअल नेम वाज अलीमुद्दीन अंसारी। अच्छा। और फिर उन्होंने शाहजहां की एक फेवर की। अभी एक स्कल्पचर आपको नज़र आ रहा होगा जो कि उसी सीरीज़ का एक है, और शाहजहां जो कि तख्त ताऊस पे बैठे हैं। तख्त ताऊस वाज अनदर वेरी फेमस थ्रोन ऑफ शाहजहां। ओके ओके। और उस पर भी मैं बात करता हूँ। तो ये फिर उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर ये आता है, और शाहजहां ने फिर उनको गवर्नर लाहौर का बनाया था, एंड देन ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ वज़ीर खान। फिर उन्होंने मस्जिद वज़ीर खान और मुख्तलिफ जो जैसे शाही हमाम है वो उसको बनाया, वज़ीराबाद का उन्होंने रखा। तो दिस इज़ और ये अभी शाही हमाम के अंदर ही वो दे आर अबाउट 9 स्कल्पचर्स, तो 7 तक बन गए हैं मेरे, और 2 रह गए हैं। बाकी वो जब मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो उधर डिस्प्ले हो जाएंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएं कि अभी जो ऐसा कोई काम जिस पे अभी आपकी पूरी डेडिकेशन और फोकस हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो इसके अलावा? वो कुछ तो एक वो लल पीरियड आता है ना, शायद अभी वो चल रहा है। अच्छा आर्टिस्ट में भी आता है? आर्टिस्ट भी आते हैं? बहुत ज्यादा आता है। ओके। उसमें फिर वो नॉर्मल सा काम करते हैं, अगर कोई वो तो आपका नॉर्मल काम भी बहुत एक्सेप्शनल होगा आई एम श्योर। तो अभी तो मेरा यही है कि मैं ये वर्ल्ड सिटी का जो है प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट करूं, और फिर आगे फिर मेरा वैसे इरादा है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, स्पेशली हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी इटसेल्फ, और लाहौर में तो लाहौर का तो बहुत ज़्यादा काम किया। तो इनकी जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं या उनका जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको मैं प्रिजर्व करना चाहता हूँ इस आर्ट में, ताकि वो हर शहर को रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान के। लवली लवली, थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपका काम बहुत ज़बरदस्त है, और वी रियली होप कि आपका ये जो वर्ल्ड सिटी के अंदर आपकी जो कोलैबोरेशन है ये हम सब देखें, जो एग्जीबिशन जो आर्ट पीसेस वहाँ डिस्प्ले होंगे। और प्लीज़ अपना इंस्टाग्राम बताएं, बहुत सारे लोग आपका काम देखना चाहते हैं। जी, मेरा इंस्टाग्राम है आसिफ हुसैन आर्ट के नाम से। लवली लवली। और बस उस पर काफ़ी लोग आते हैं, फॉलोअर्स भी हैं, तो ज़बरदस्त। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और आपके काम को भी देख के। आसिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। इनका काम बड़ा ज़बरदस्त है, आप इनके सोशल मीडिया पर इनका काम देख भी सकते हैं। इंटरनेशनली इनका काम रिकग्नाइज़ किया गया, और पाकिस्तान के अंदर तो ये है ही है। और जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराई है, बहुत सारे यंग आर्टिस्ट के लिए इसमें इंस्पिरेशन भी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते आपको पता है दुनिया AI को लेकर कितना आगे
एक्सपैंड भी कर रही है, उस पर एक्सेल भी कर रही है। आज हम आपको एक ऐसी याद को ज़िंदा करने वाले हैं जिसमें जो सिर्फ कागज़ों के अंदर थी, कैद थी, लेकिन आज वो एक हकीकत बनकर हम सबके सामने आई है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान और एक इंटरनेशनल सिंगर हैं जेफ, उनके दरमियान होने वाला जो तारीखी इंटरव्यू है जो सिर्फ एक तहरीरी शक्ल में मौजूद था, इसको आज आप वीडियो की शक्ल में देख सकेंगे हमारे शो के अंदर। और इस जो नाकाबिले यकीन तजर्बा है ये आपको हम दिखाते हैं, आप ये देखें। मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।